Good morning, good afternoon, and good evening, students. I hope that you and your family are safe at your home. Dear students, today we start our new topic of chapter number 2, the rights in the Indian Constitution, and the topic of today is the critical evaluation of fundamental right. That on which basis we can criticize द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किन आधारों पर हम फंडामेंटल राइट्स का आलोचनात्मक क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो कुछ एक बेसिस है जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो मूल्यांकन है किनका कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। जैसे आपका जो पार्ट 3 है विच इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स इज नॉट प्रोवाइड सच राइट्स लाइक राइट टू वर्क। राइट टू वर्क, काम करने का जो अधिकार है वो हमें कहाँ से प्राप्त नहीं हो रहा है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त नहीं हो रहा है। राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये जो इंपॉर्टेंट राइट्स हैं ये हमारे संविधान के अंदर नहीं है। इस आधार पर हम पार्ट 3 का क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी टाइम में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ये भी आपके क्या है, एक आधार है, ये भी आपका एक आधार है जिसके आधार पर आप पार्ट 3 को क्या कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो आपकी क्या है, लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो नॉर्म्स हैं, वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इनको क्या माना जाता है, पैराडाइज फॉर लॉयर्स माना जाता है, वकीलों के लिए पैराडाइज माना जाता है। क्यों? क्योंकि कॉमन पीपल इन फंडामेंटल राइट्स को इजीली क्या नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक आधार और है, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है या किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इमरजेंसी टाइम में हो, ये सभी वो आधार है जिनके आधार पर हम किसकी आलोचना कर सकते हैं, पार्ट 3 की आलोचना कर सकते हैं। सो दीज आर द फॉलोइंग बेसिस ऑन विच वी कैन क्रिटिसाइज द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम करेंगे, डिफरेंस between fundamental rights and directive principles of state policy। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है, पहले हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। आफ्टर देन वी टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है दीज राइट्स आर एनफोर्सेबल। ये आपके जो राइट्स हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है, एनफोर्सेबल है। इट मीन्स कि अगर हमसे हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो वी कैन मूव इनटू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर आवर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है, एनफोर्सेबल है, और द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको 5 रिट्स भी आपको समझाई थी इसी चैप्टर के अंदर। ये 5 रिट किसके लिए होती है, ये 5 रिट फॉर द एनफोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड सिविल लिबर्टीज। ये फंडामेंटल राइट्स हमें कौन सी लिबर्टीज देता है, सिविल लिबर्टीज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। These are negative as they prohibit the state from doing certain things। इनकी जो नेचर है फंडामेंटल राइट्स का वो कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि ये स्टेट अथॉरिटी के ऊपर क्या लगाता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, फंडामेंटल राइट्स का। दे एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। देखो फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं इसके अंदर हमारे देश के अंदर केवल कौन सी इक्वेलिटी है, अगर हम देखें तो वो केवल पॉलिटिकल इक्वेलिटी है। कौन सी है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी। और पॉलिटिकल इक्वेलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू एंड 1 वैल्यू। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल इक्वेलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ये प्रमोशन करते हैं किसका, वेलफेयर। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ अ
कंट्री। ये लोगों के कल्याण के लिए काफी क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी प्रकार के लॉ की क्या जरूरत नहीं होती, किसी प्रकार के लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है सभी को इक्वली किसके द्वारा दिए गए हैं, आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन एनफोर्सेबल। नॉन एनफोर्सेबल, ये इसका फर्स्ट डिफरेंस है कि इनको तो हम कहाँ, इनके अगर वॉयलेशन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 रिट्स के द्वारा क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करता है। बट दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये कौन सी, ये तो लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज हमें देते हैं, ये हमें देते हैं सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। दे प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय के ऊपर ये क्या है, आधारित होते हैं। दे हैव लीगल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। इनके पास क्या है, दे हैव लीगल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। यहां पर इंडिविजुअल, ये वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल है, ये व्यक्तिगत के विकास के लिए जरूरी है, ये वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए है, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, ये पूरे समुदाय के कल्याण के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर किसी भी लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, लॉ की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम क्या करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। दे कॉल अपॉन द स्टेट टू टेक सम इनिशिएटिव फॉर द पीपल एंड आर पॉजिटिव इन नेचर। ये राज्य को क्या कहते हैं कि आपको यू शुड टेक सम स्टेप्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर people. So these are the most important differences between the fundamental rights and directive principle of state policy. तो ये आपका किसके बारे में था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और आपके मौलिक अधिकार। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर का वो है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC जिसकी स्थापना कब हुई, 1993 के अंदर हुई। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कब बना, 1993। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। टू गारंटी द सिटीजन्स राइट इन इंडिया, भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इन 1993 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश। इस ऑब्जेक्टिव के साथ किसकी स्थापना की गई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की क्या की गई, स्थापना की गई। द NHRC चेयर्ड बाय रिटायर्ड जज और द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये NHRC जो होता है, इट इज चेयर्ड बाय अ जज और द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड पर्सन होता है इसका, जो चेयरपर्सन होता है वो क्या होता है, रिटायर्ड जज होता है या आपका क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। इट मॉनिटर्स ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। मानव अधिकारों से संबंधित जितने भी क्या होते हैं आपके विवाद होते हैं, उन इश्यूज को क्या करता है, ये देखता है। एंड पॉइंट आउट द वायलेशन ऑफ राइट्स फ्रॉम द पीपल एंड अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि किसी स्थान के ऊपर आपका क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ये क्या करता है, रिपोर्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका किसके बारे में, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो 1993 में बना। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, रिटायर्ड या तो जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ क्या होता है, इंडिया होता है। इसका मुख्य काम होता है प्रमोशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और अगर कोई इशू आता है रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो उससे रिलेटेड ये क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये आपका क्या है, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, जो आपके डीपीएसपी हैं ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 4 में है। ध्यान रखना कौन से में है? चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कौन से आर्टिकल से कौन से तक है? तो ये बच्चों आपके आर्टिकल 36 to 51 है। 36 से आर्टिकल 51 तक आपके क्या दिए हुए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए हुए हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर ए मॉडर्न एंड वेलफेयर स्टेट। राज्य कैसा होगा? मॉडर्न भी होगा। राज्य कैसा होगा? वेलफेयर भी होगा। इससे रिलेटेड जो आपके क्या हैं, कुछ बातें हैं जो आपकी किसके अंदर लिखी गई हैं? आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर लिखी गई हैं। जैसे टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आर्थिक असमानता को कम करना, ये राज्य का एक क्या होना चाहिए? मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ताकि उस राज्य के अंदर लोगों के बीच में इतना ज़्यादा गैप नहीं हो जाए कि गरीब तो और ज़्यादा गरीब होता चला जाए और अमीर क्या होता चला जाए? और अमीर होता चला जाए। विलेज पंचायतें बनाना, ये सारे आपके कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो एक स्टेट को क्या बनाते हैं? वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। ठीक है, दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज दैट द स्टेट शैल ट्राई टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम बेसिक फैसिलिटीज। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या कहा गया है कि राज्य को बेसिक फैसिलिटीज देनी चाहिए। कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटीज हैं? फूड है बच्चों, शेल्टर है, ठीक है, हाउसिंग हो गया, क्लॉथ हो गया, ठीक है, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। ये जितने भी आपकी बेसिक फैसिलिटीज है ये राज्य को किसको देनी चाहिए? ये राज्यों को अपने लोगों को प्रदान करने चाहिए। डीपीएसपी आर टेकन। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कौन से कंट्री से लिए प्यारे बच्चों? वो लिए हमने आयरलैंड से। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज ए नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन डीपीएसपी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो ये आपका किसके बारे में था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर प्रमोशन ऑफ जस्टिस के बारे में बात की गई, जिसके अंदर रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के बारे में बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है कि राज्य को आधुनिक और कल्याणकारी होना चाहिए। राज्य को बेसिक नेसेसिटीज है वो अपने लोगों को क्या करनी चाहिए? प्रदान करनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा के रूप में, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में, चाहे वो भोजन के रूप में है। जुडिशरी को क्या करना चाहिए? पावर देनी चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपका टू प्रिवेंट स्लॉटर ऑफ कैटल, जो कैटल स्लॉटर है, जो पशुओं को काटने के स्थान है, वध करने के जो स्थान है, उनको क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। ये जितने भी आपके जो मैंने बताए ये सब क्या है? आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। क्या आएगा? इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द important 3 topics of this chapter. First, we discuss about the critical evaluation of fundamental rights. Then we discuss that what is the difference between the fundamental rights and directive principles of state policy. And then we discussed about National Human Rights Commission. We also discussed about the DPSP, that from where we are getting and in which part and from where to where these directive principles of state policy are mentioned in the Indian Constitution. You have to learn about the DPSP and fundamental rights by your books and by watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.